एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। सीरीज 1 में आप बच्चों के द्वारा दिया गया प्यार सच में काफ़ी हमारे लिए एक बेहतर गिफ्ट से कम नहीं है। अब बिना बात करते हुए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मॉडल सेट सीरीज़ 2। कल तक हमने क्वेश्चन 13 तक आप लोगों को बताया था और कुछ कारणवश चूँकि कह सकते हैं कि भूलवश हमने कल का जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, उसका आंसर जो है हमने सी किया था, जो गलत था। गलत नहीं था, मतलब बाय मिस्टेक हो चुका था। ऑप्शन ए में हम टिक करना चाह रहे थे और ऑप्शन सी के पास चला गया था। वैसे आप लोगों को हमने पिन करके उसका आंसर भी कल ही बता भी दिया था। आज जो है क्वेश्चन हम क्वेश्चन जो है 14 से शुरू करेंगे। कल क्वेश्चन 13 तक हमने सॉल्व किया था, आज क्वेश्चन 14 के पास हम चलते हैं बिना कोई समय गवाए, क्योंकि आज हमें टोटल 20 क्वेश्चन कम से कम डील करना है। चूँकि क्वेश्चन 40-50 भी डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात होती है समझाने की। क्योंकि आप हमसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर तो रट्टा मार के तो दिक्कत होगी। आप मॉडल सेट से या आंसर सेट से किसी भी कुंजिका से आप याद कर सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, नॉलेज के साथ साथ ना आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके, इसके लिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आता हूँ, आगे भी लेके आऊँगा, ताकि कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर आप कॉन्सेप्ट को समझ के दे सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक मतलब म्यू या एन, दोनों में से कुछ भी सबसे अधिक होता है। यहाँ ऑप्शन ए कांच है, ऑप्शन बी पानी है, ऑप्शन सी आयरन लोहा है, ऑप्शन डी हीरा है। तो आपका इसका जो आंसर होगा, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। आखिर आप बोलोगे डी के साथ क्यों? क्योंकि हीरे में जो प्रकाश का वेग होता है ना, वो न्यूनतम होता है। समझ रहे हैं ना, हीरे में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है और पानी में अधिकतम होता है। तो वहाँ पे प्रकाश का वेग है और यहाँ अपवर्तनांक की बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। उसके बाद कांच का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कांच का होगा, कांच के बाद पानी का होगा और पानी के बाद जो लास्ट है लोहा उसका होगा। कहने का मतलब ये है कि अपवर्तनांक इस प्रश्न में हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ओके, अगर ऑप्शन डी नहीं होता, हीरा नहीं होता, हीरा के बदला कुछ और होता, तो आप चले जाएंगे कांच के साथ। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये यंग के फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया था क्लास में, उसके लिए है। सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कि लेमडा आप दिख रहे हैं, सब ऑप्शन में लेमडा दिख रहा है। लेमडा का मतलब क्या होता है? लेमडा का मतलब हो गया प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हो गया आपका ये लेमडा। उसके बाद कैपिटल डी जो है वो क्या है? प्रकाश की स्लिट्स है, मतलब फ्रिंज की दूरी है। और स्मॉल डी की बात कर लिया जाए तो स्मॉल डी क्या है? तो 2 फ्रिंजों के बीच की दूरी है। ओके, तो इसके लिए हम आपको व्यंजक बताए थे, बीटा बराबर लेमडा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमने व्यंजक करके आपको प्राप्त किया था। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे, ऑप्शन ए 15 का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से बेहतर ढंग से बता सकें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट ईयर का है, 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है, रेलवे के एग्जाम में, चाहे एसएससी के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। प्रश्न कह रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मतलब एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की बात करें, जिसको आप एल सफिक्स में वाई से सूचित करते हैं, LY से सूचित करते हैं। और आपको पता है एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, और अगर किलोमीटर में पूछ दे तो आप इसमें से 3 घटा दे। कहने का मतलब 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर की बात किया जाए तो यह, क्योंकि 1 किलो का जो वैल्यू होता है 10⁻3 होता है ना, तो यहाँ पे 3 क्या कर देंगे, मीटर है,
ठीक है, तो मीटर में आपका ये हो जाए। देखते हैं प्रश्न में पूछ क्या रहा है। प्रश्न में मीटर ही दिया है तो हम ऑप्शन जाएंगे ए के साथ। 16 का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेंस बेकर फॉर्मूला है, पतले लेंस के द्वारा आपको बताएं भी थे क्लास में। और यहाँ ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 दिया है और प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है, आपसे सही पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्लास में तो हमने साबित किया था ना, ऐसे भी लेंस सूत्र आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। तो सबसे पहले 1/f तो यहाँ दिया हुआ है, सब में दिया है 1/f, एक तो क्लियर हो गया है। अब चलते हैं फार्मूला के पास। हमने आपको साबित किया था, याद होगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, 1/r1 माइनस 1/r2 तो है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। ओके, तो एक और चीज़ हम आपको बताए थे इसी फार्मूला में, याद होगा, साबित करने से पहले कि अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह से दे दे तो ये भी आंसर दे सकते हैं 1/μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखते हैं ऑप्शन है ऐसा कहीं, देखिए तो μ2/μ1 μ2/μ1 माइनस 1। यस, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आप देखेंगे, आपको क्लास में हमने बताया था कई बार इसके बारे में, जब हम टेस्ट लिया था तो उसमें भी ये प्रश्न की चर्चा हम करते रहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हम 17 नंबर के साथ जो है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास, 18 के पास। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। देखिए, कुछ वैल्यू जो होता है ना उसको आपको याद करना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया, प्रोटॉन का वैल्यू हो गया, है ना, या फिर आप पाई का वैल्यू हो गया। उसी प्रकार ये सब जो है मान, ये एक प्रायोगिक मान है और दिया रहता है। तो इसका सीधा आंसर जो है आपको याद रखना पड़ेगा, म्यू बराबर क्या हो गया 1.33 इसका राइट आंसर होगा 18 का। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्लास 10th में कई बार पूछा है। क्लास 10th के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर 10th क्लास के बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगी। तो जो क्लास 12th या 11th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर कर देंगे ताकि क्लास 10th वाले बच्चों को भी कुछ हेल्प मिल जाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ठीक है, तो इसका सीधा ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ओके, यानी 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कुशी का समीकरण। ठीक है, वैज्ञानिक कुशी ने एक समीकरण दिया था और वो समीकरण क्या था उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको क्लास में हमने कुशी का जो समीकरण है हमने बताया था ना, फार्मूला म्यू बराबर ए प्लस बी बट्टा लेमडा स्क्वायर प्लस, यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ जगह थोड़ा सा कम पड़ जाता है। देखते हैं, कुशी का समीकरण आपको हमने बताया था म्यू बराबर ए प्लस बी बट्टा लेमडा स्क्वायर प्लस बी के बाद क्या होगा सी बट्टा लेमडा पे पावर 4, इसी प्रकार डॉट डॉट चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, ऐसा मिलता जुलता कहीं ऑप्शन है, म्यू तो है ही बराबर ए बट्टा लेमडा है। अब देखेंगे ए बट्टा लेमडा है, चलिए ए बट्टा लेमडा तो है ही, सब में है ए बट्टा लेमडा, है क्या नहीं। ऑप्शन ए देखिएगा अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ए बट्टा लेमडा है, ये तो ऑप्शन नहीं जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन सी को देखिए तो ए है, यहाँ भी ए है, प्लस है तो प्लस यहाँ भी है, बीटा बट्टा लेमडा स्क्वायर प्लस सी। देखिए ऑप्शन ये नहीं भी देगा चलेगा क्योंकि सी के बाद फिर डी होगा, डी के बाद एफ होगा। तो ऑप्शन ए सी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी जो है इससे मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो 20 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। एकदम टेंशन नहीं लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, कोई भी तरह की अगर समस्याएं ज़रूर बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने का। क्वेश्चन नंबर 21 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपसे कह रहा है क्या, ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। प्रश्न को जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। आप अपने दिमाग को शांत करके
प्यार से जितना हो सके आप इसमें प्यार दें, और प्यार देने के बाद जो है सवाल को पढ़ें और फिर देखिए उसका आंसर अपने आप बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। मतलब आई और लैम्ब्डा के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, हम आपको बताए थे, याद भी होगा कि वायुमंडल के अणुओं द्वारा प्रकाश का चारों दिशाओं में फैल जाना, विस्तृत हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। क्लास में थोड़ा और डिफिनीशन बड़ा हो सकता है, लेकिन डिफिनीशन आप ये भी लिख सकते हैं कि वायुमंडल के अणुओं द्वारा प्रकाश का चारों दिशाओं में विस्तृत हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। और रेले के समीकरण के अनुसार आप जानते हैं कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ आई जो है क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। और हमने रेले के समीकरण के अनुसार बताए थे कि आई क्या होता है, समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती बताए थे, व्युत्क्रमानुपाती बताए 1/λ/4 ये बताए थे ना। तो इसके अनुसार चलते हैं, ऐसा ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं ही होगा, बी भी स्क्वायर है नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। कभी कभी पूछ देगा कि रेले का नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्शन सही है, तो आप देख सकते हैं। तो याद रखना आई व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/λ/4, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप अल्फा समझने का कोशिश न करेंगे, ये समानुपाती का ही चिन्ह है। ओके, तो ऑप्शन इसका जो है हम जाएंगे 21 का डी के साथ। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आप देखिए इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार मैंने इसका उत्तर बताया भी था और काफ़ी सुंदर प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हम एक बार समझा देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर बताएंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। ऑप्शन जो है वो है आपका पहला आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन जो है आवृत्ति के बाद जो ऑप्शन है अपवर्तनांक, तीसरा वेग वेलोसिटी, फिर तरंगदैर्घ्य। आपको जो आंसर लगे क्वेश्चन नंबर 22 का, आपको जो आंसर लगे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें। और एक प्रश्न पिछले क्लास में हम आपसे पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 की थोड़ा तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सारे बच्चे ने ऑप्शन बी कहा, कुछ ने सी कहा, एक स्टूडेंट का ऑप्शन शायद डी था, और डी ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन डी था क्या चीज़। क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न है अपेक्षिक परावैद्युता मतलब एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होता है। काफ़ी बच्चों का जवाब था ऑप्शन बी, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन इसका जो है वो होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कहोगे सर कैसे, तो आपको हमने बताया था कि अपेक्षिक परावैद्युता को एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं, और एप्सिलॉन आर बराबर फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा ही। और एप्सिलॉन आर एक विमाहीन नियतांक है, और जिसका विमा नहीं होता है उसका मात्रक भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी। आप लोग क्या किए ना, आप लोग एप्सिलॉन नॉट समझ के बी आंसर दे रहे थे। एप्सिलॉन नॉट के लिए तो ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, लेकिन बाबू यहाँ प्रश्न कह रहा है अपेक्षिक परावैद्युता, न कि आपसे पूछ रहा है विद्युतशीलता। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब सीधा हम लोग चलते हैं, कहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, 19 भी हो चुकी है, 20 भी हो चुकी है, 21 तो अभी बताए ही हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आपका HW है। इसका आंसर ज़रूर दें, कुछ बच्चे ही आंसर देते हैं, ऐसा ना करें, सभी बच्चे इसका जवाब दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे चैनल के माध्यम से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि और अच्छा से हम वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाएं। वैसे आपकी मर्जी, देखें या ना देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। आपको रिलेशन पूछना है, रिलेशन पूछ रहा है कि वो रिलेशन क्या है जो संबंध है। और ये आपको हम चैप्टर बताए थे, प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन, याद है।
प्रकाश का व्यतिकरण का डिफिनीशन भी आपको याद रखना होगा, बहुत आसान है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी समान माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की तीव्रता एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो कहीं पे प्रकाश की तीव्रता का मान क्या होता है, महत्तम हो जाता है, और कहीं न्यूनतम हो जाता है। जहाँ पे प्रकाश का मान क्या होता है, महत्तम होता है, वहाँ रचनात्मक व्यतिकरण की उत्पत्ति हो, जिसको आप समपोषी व्यतिकरण भी कहते हैं। और जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण की उत्पत्ति होती है। तो इससे संबंधित दो ऑब्जेक्टिव तो फिक्स होती है एग्जाम में, दो नहीं तो एक तो जरूर रहेगी। तो आप जो है इस चैप्टर को काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। अगर किन्हीं बच्चों को अगर नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, जुड़ के आप वहाँ से फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन सही है। और आप जानते हैं, आपको हमने बताया था डेल्टा फाई मतलब, डेल्टा फाई का मतलब याद है बच्चों, आप लोग को बताए थे, डेल्टा फाई का मतलब होता है कलांतर। फाई है ना, फाई मतलब कलांतर, और डेल्टा फाई बराबर आपको हमने फॉर्मूला बताया था 2 पाई अपॉन लैम्डा गुने पथांतर। देखिए तो ऐसा कहीं है, कलांतर बराबर कलांतर ऑप्शन ये और या दोनों में, देखिए ये तो खैर होगा ही नहीं, इसको सबसे पहले काट देंगे, ऑप्शन बच गया दो, ए और डी। तो कलांतर दोनों में है, 2 पाई लैम्डा, चलिए 2 पाई लैम्डा गुने पथांतर, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ओके, कोई तरह की समस्या हो जरूर बताएं ताकि मैं आपकी समस्या दूर कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, देखिए तुरंत बनाए थे ना, डिफिनीशन जस्ट बताए थे ना, विनाशी व्यतिकरण के लिए, मतलब प्रकाश की तीव्रता अगर न्यूनतम हो जाए तो विनाशी व्यतिकरण का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। तो सिंपल सा आंसर इसका होगा, एकदम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि आपको बताएं भी थे यहाँ n है और आपको क्लास में हमने बताया था 2m+1, जहाँ m क्या एक पूर्णांक है जिसका मान क्या होगा +-1 +-2 +-3। ओके, ये सब आंसर होगा, और कई बार इस पर हमने न्यूमेरिकल भी बताया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा बी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, प्रश्न को जितना बेहतर ढंग से पढ़ेंगे ना उतना अच्छा आपका आंसर जाएगा। और अभी हम जल्दीबाजी में तो नहीं है, बहुत आराम से बता रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि जा सर समझाइए नहीं, सीधा आंसर बताइए, तो हम आंसर भी बता देंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, और एग्ज़ाम पास करने से नंबर, डिग्री आ जाने से क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आने वाले भविष्य को भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के पास चलते। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। हमारी इच्छा है कि इसका भी आंसर आप लोग बताएं, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत हल्का है। अगर आप इसका सही जवाब दे देते हैं तो बहुत अच्छा हमें लगेगा। तो ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 25 को भी आप लोग SW कर लें, क्योंकि बहुत आसान आंसर है इसका, बहुत आसान आंसर है। क्योंकि प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। ये कारण आपसे पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। आखिर वो रीजन क्या है कि प्रकाश का रंग जो है लाल, हरा, नीला, ये कुछ भी होता है, वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 25 का जो है आंसर आप लोग जरूर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। आपके सामने कुछ कण का नाम दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कौन इनमें से आवेश रहित कण है। सबसे पहले आपको पता है अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण वो क्या होता है, हीलियम की तरह होता है ना, इस तरह से देखेंगे आप क्लास में बताए होंगे। सॉरी, ये 4 है, और इसमें जो होता है, और तो ये तो भैया आवेश रहित नहीं हो ही नहीं सकता है, तो अल्फा कण को हटा ही दीजिए। फिर बीटा के पास चलते हैं। बीटा आप जानते हैं बीटा के बारे में, जो बीटा प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यानी इस पर दोनों चार्ज होता है। तो हम बीटा के पास भी नहीं जाएंगे, यानी ए और बी को ख़त्म कर दीजिए। अब बात करते हैं प्रोटॉन की ओर। प्रोटॉन तो जानते हैं धन आवेशित है, इसको भी काट दीजिए। अब बच गया आपका ऑप्शन सी, फोटोन। तो फोटोन के बारे में आप जानते भी हैं कि फोटोन क्या होता है। फोटोन ऊर्जा का एक बंडल होता है। सूरज का प्रकाश जो हम तक आती है ना, वो एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। हम नहीं, एक आपको प्लांक साहब ने बताया था। आप प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़े होंगे,
तो उसमें आप लोग ने ये देखा होगा। तो उसका इसमें हम बताए भी थे कि फोटोन कण जो होता है ना, वो कण और तरंग दोनों के रूप में होता है। ठीक है, तो ये जो है ना ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए ये भी बहुत हल्का सवाल है, इसका भी आप जो है जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे इसका। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वोल्ट है तो विभवांतर मत कर दीजिएगा या कर भी दीजिएगा, आपकी इच्छा। अब इलेक्ट्रॉन है तो आवेश भी कर सकते हैं, धारा भी कर सकते हैं, तो कहेंगे ऊर्जा कहें तो ऊर्जा भी है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब क्वेश्चन नंबर 27 का टोटल आंसर हो जाएगा, ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर होगा। तो जो आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर 27 का, वो आप जो है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन पे जाके ज़रूर इसका आंसर देंगे। देखिए आपका आंसर देख के ना मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे इतना खुशी मिलती है, लगता है कि हमारे बच्चे ये वीडियो से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। और इसी चीज़ को देख के देखिए आज भी हमने आपके लिए एक वीडियो लेके आया। तो इसी तरह हमारी जो है क्या करें, वो मनोबल को ऊँचा करते रहें, ताकि आपके लिए हम वीडियो जल्दी लेके आऊँ। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 भी मन करता है HW दे, लेकिन मन करने से क्या होता है, बार बार मन करेगा तो फिर तो आप चैनल से रूठ जाएंगे, फिर आपको मनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। और आपको पता है कि फोटोन की ऊर्जा के लिए हमने आपको बताया था E बराबर एच न्यू होता है, जहाँ एच क्या है तो प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है आवृत्ति है। याद आ रहा है, न्यू क्या है, न्यू क्या है आवृत्ति, न्यू है ना, ये क्या आवृत्ति है। एच क्या है तो एच जो है प्लांक नियतांक है। ओके डियर, उसके बाद फिर बात करते हैं, एच हो गया, न्यू हो ही गया, तो आपको बताए क्या थे, याद होगा E बराबर एच न्यू और बराबर होता है एच सी बट्टा लेमडा। सी क्या है भाई, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है। देखिए तो ऑप्शन कहीं है एच न्यू एच सी बट्टा लेमडा, एच लेमडा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो बी के ओर जाते हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं, बी जो है इसका क्या है राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए आ गए बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, है ना, याद है। उसमें आपको हमने बताया था कि तरंग संख्या बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, तो तरंग संख्या बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है कि तरंग लंबाई के व्युत्क्रम को, तरंग लंबाई के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। डिफिनीशन याद रखिएगा, लिख देते हैं कहीं पे, उसको नोट करें। तरंग लंबाई के व्युत्क्रम, ठीक है, को क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं, हमने इसे बोल दिया है। और इसको हम सूचित किससे कहते हैं, तो न्यू बार से सूचित करते हैं। ये जो साइन देख रहे हैं न्यू का है, और ऊपर जो देख रहे हैं न्यू बार से सूचित करते हैं। और आपको पता है कि न्यू बार बराबर क्या होता है, तो 1 बट्टा लेमडा। व्युत्क्रम कह रहे हैं सर, तो 1 बट्टा लेमडा क्यों, देखिए इस पर एक छुपा है ना इसके ऊपर। अब इसको आप साइन चेंज करेंगे, नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक है न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा पे पावर -1 इन्वर्स हो जाएगा। तो व्युत्क्रम कह रहा है, तो इसलिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए 1 बट्टा लेमडा, सीधा आंसर जाइए ना एक के साथ, कुछ भी नहीं करना है। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा लेमडा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। देखिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में आपका क्या बोलते हो कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, आप अच्छा नंबर जो है कर सको। क्वेश्चन नंबर 30 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। आपसे रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। सबसे पहले ऑप्शन देखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, आर नोट जो है ये जो देख रहे हैं सब में है। तो सबसे पहले आप ये होता कि ये समझ लो, आर नोट जो है ना वो नियतांक है, और इसका जो मान होता है ना, आर नियतांक का जो मान होता है वो होता है 1.2 गुना 10 पे पावर -15 मीटर। केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़े होंगे।
ठीक है। आर नोट का जो मान होता है 1.2 गुना 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक चीज़ क्लियर। अब चलते हैं दूसरा, इसमें जो आप देख रहे हैं आर, सब में आर देख रहे होंगे। आर क्या है? तो आर नाभिक की त्रिज्या है। ओके। तीसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं सब में ए देख रहे हैं, ठीक है। ए क्या है? तो ए परमाणु द्रव्यमान संख्या है। ए क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या है। और इसके लिए सीधा इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा भाई? तो इसके लिए होता आर समानुपाती ए पे पावर 1/3। ओके, ये इसका जो है सही होता है। देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहीं है? अच्छा ठीक है, ऐसा ऑप्शन तो नहीं। समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं? बराबर साथ में एक नियतांक दे देते हैं और जो है उसको उतार लीजिए 1/3। देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है? 3 खोजिए तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी पसलते आर है। चलो भैया आर है, बराबर आर नोट ए। चलिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। अब इसको याद कर लें, इतना समय नहीं है कि आपको हर प्रश्न को हम डील करके यहाँ पे बता सकें, ठीक है। फिर भी समस्या है तो भाई आप हमसे चैनल से जुड़ें, आगे चल के हम वीडियो डालेंगे इस पर, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। इसी प्रकार अब चलते हैं प्रश्न संख्या 31 के पास। आज टोटल हम 20 क्वेश्चन का जो है ना सॉल्व करूंगा, 20 क्वेश्चन को बताऊंगा समझा के। अगर आप इतना देर का वीडियो देख लेते हैं, आधा घंटा के आसपास वीडियो देख लेते हैं, आप अगर आपको कोई समस्या नहीं होती है तो आप उम्मीद करें 30 से, कल हम 13 लाए थे, आज 20 लाए हैं, कल 30 लाएंगे, फिर 40, फिर 50 और संख्या बढ़ती चली जाएगी। बस आपका मन नहीं भरना चाहिए, मन एकदम बेचैन करके रखिएगा ताकि वीडियो हम आपके लिए हर दिन लेते आएँ। अब देखिए प्रश्न देखने से आपके मन में थोड़ा सा घबराहट होगी। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी हल्की भी है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। यहाँ पे आपको सही संबंध बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, ये जो साइन देख रहे होंगे ना, ये साइन, इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन। क्या बोलते हैं? डाल्टन। ओके, इसको बोलते हैं। और इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं? तो इसको हम लोग सूचित करते हैं डी ए से, डा, है ना, या इस तरह से। मैथमेटिक्स में यूनियन पढ़ते होंगे शायद, अब तो हटा दिया है क्लास 10th या 9th में, मुझे याद नहीं है। तो इस तरह का आप यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह इस तरह से पढ़ते होंगे, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, ये डाल्टन का साइन है। ओके डियर। अब यहाँ कहता है 1 डाल्टन, है ना, किसके बराबर? यहाँ साइन जैसे 1 एम्पियर होता है ना भाई, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है 1 डाल्टन बराबर कितना होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए डाल्टन के बारे में। डाल्टन के बारे में सबसे पहले जान, डाल्टन जो होता है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई होता है, ठीक है। डाल्टन या एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? डा होता है, या जिसको आप DA या यू से, यूथ टाइप से जो होते हैं सूचित करते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका बहुत उपयोग होता भी है। ये द्रव्यमान की एक इकाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये द्रव्यमान की क्या होती है? एक इकाई होती है। और इसका मान जैसे इलेक्ट्रॉन का मान होता है ना, प्रोटॉन का मान होता है ना, उसी प्रकार इसका भी मान होता है। और इसका जो मान होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। देखिए तो ऑप्शन ऐसा कहीं है, ये तो सब में है भाई। पावर देखिए -24 है, 26 है, 25, देखिए 27 भी आ ही गया। तो ऑप्शन जो होगा 31 का वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ओके, इस प्रश्न में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके इसका अपनी समस्या से हमें अवगत कराएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में औसत आयु के लिए सही है। निम्नलिखित में एवरेज लाइफ की बात कर रहे हैं हम, एवरेज लाइफ की बात हो रही है, के लिए कौन सा सूत्र सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और एवरेज लाइफ के लिए सीधा आंसर आप जानते हैं, T बराबर होता है 1/λ। ये आपका ऑप्शन होता है, कहीं कहीं T नोट भी दे देता है। देखिए तो ऐसा ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कोई तरह की समस्या हो हमें बताएं, मैं बार बार कह रहा हूँ। आज का जो आखिरी प्रश्न है आज के क्लास का, आज के सीरीज का, वो क्वेश्चन नंबर 33 है। और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यूरेनियम 238-92 में, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। आपकी न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रही है। और आप जानते हैं यूरेनियम A और परमाणु संख्या Z, A बराबर क्या होता है भाई? तो P+N, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। और आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न? न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, तो आप न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आप कर देंगे N बराबर टोटल जो है A है और उसमें से Z को क्या करेंगे? घटा देंगे। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ फिर एक बार। देखिए यूरेनियम
इसका होता है ए जेड, ये फार्मूला पढ़ेंगे। और ए बराबर होता है पी प्लस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, तो एन को रहने देंगे, तो एन बराबर हो जाएगा ए और किस में माइनस जेड। तो ए का मान कितना है भाई, ए का मान 238 है, तो 238 आप लिख दीजिए, माइनस जेड, जेड कितना है 92 है, दोनों को लेस कीजिएगा तो 146 होगा। देख लीजिएगा लेस करके जो भी आंसर आएगा। वैसे ऑप्शन में देखते इतना है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 146 होती है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आपको हमने आज का ऑब्जेक्टिव जो बताया, इसको एक बेहतर ढंग से आप देख लेंगे। जब भी समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ये नहीं बढ़ा के देखेंगे, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा। अभी आपके पास वक्त ही वक्त है, तो इसलिए इस चीज़ को देख लीजिएगा अच्छे से। और जो आपको इस क्लास में प्रश्न पूछा गया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि उसका आंसर ज़रूर आप लोग दें। नहीं देंगे तो फिर मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, अब वीडियो नहीं लाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए मजाक कर रहा हूँ, वीडियो तो लाऊंगा ही, चाहे जो भी हो जाए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग नहीं किए हैं शेयर कर दें। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं लेके आऊँगा, आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि ठंडा बढ़ चुकी है। धन्यवाद।